कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। इंडिया में अब सुबह का वक्त था और ध्रुव और आभा अपने रूम में थे। आभा आईने के सामने खड़ी थी और रेडी हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर थकावट नज़र आ रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और ये उसके साथ पिछले 2-3 दिनों से हो रहा था। लेकिन घर में ऑलरेडी टेंशन का माहौल था, तो उसने किसी से कोई बात नहीं की थी। लेकिन अब अचानक से ही उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखा और जोरों से भागते हुए वॉशरूम की तरफ गई। उसे वोमिट हो रही थी। ध्रुव, जो खुद हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहा था, वो हैरान रह गया। अभी तो आभा ने कुछ खाया भी नहीं था, अभी तो वो रूम से बाहर भी नहीं गई थी। ऐसे में वोमिट आने पर उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी भी महसूस हो रही थी। ध्रुव भी अब जल्दी से वॉशरूम में आ चुका था। उसने आभा की पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसे संभाल रहा था। कुछ देर बाद वो उसका मुंह धुलवा कर उसे बाहर लेकर आया। वो आभा की तरफ देखते हुए बोला, तुमने रात में कुछ गलत खाया क्या? आभा झट से बोली, मैंने कहा कुछ खाया ध्रुव, मैंने तो कल बस थोड़े से दाल चावल खाए थे, वो भी मन मार कर, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। ध्रुव ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों? अब तो स्नेहा और अंगद के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अब तुम्हारा खाना खाने का दिल क्यों नहीं कर रहा था? आभा अभी भी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता ध्रुव, और अभी फिलहाल मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या मैं सो जाऊँ? ध्रुव उसे हैरानी से देख रहा था। आभा को वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो कभी ऐसे बीमार नहीं पड़ती थी। जब घर में ब्रेकफास्ट का टाइम हो तो वो हमेशा वहाँ पर मौजूद होती थी। हाँ, उसकी प्रेगनेंसी के दिनों में उसका शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था। उसके अलावा तो आभा हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है। अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन वो इन सब चीज़ों के बारे में आभा को कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने उसे बेड पर लिटाया और बोला, अगर तुम्हें रेस्ट करने का मन कर रहा है तो ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, मैं अकेले बाहर चला जाऊंगा। उसकी बात पर आभा ने तुरंत पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? ध्रुव ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम पागल हो क्या? भला मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ क्या? और वो भी इस बात पर कि तुम रेस्ट करना चाहती हो? कैसी बातें करती हो तुम आभा? मैं तो खुद चाहता हूँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो। सारा दिन तुम घर की टेंशन में इधर उधर घूमती रहती हो, तुम्हें भी तो अपना पर्सनल टाइम चाहिए ना? उसकी बात पर आभा ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव उसकी बगल में लेटा और उसने उसके बालों को सहलाना शुरू किया। धीरे धीरे आभा गहरी नींद में जा चुकी थी। ध्रुव अब तुरंत अपनी जगह से उठा और अगले ही पल अपने मेडिकल बॉक्स में से एक ब्लड सैंपल किट लेकर आया और फिर पिन उसने आभा की बॉडी पर हल्की सी चुभो दी। तो आभा ने अपनी आंखें खोली और हैरानी से ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव तुरंत बोला, कुछ नहीं, वो बस तुम्हारा ब्लड सैंपल ले रहा हूँ। आभा ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्यों ध्रुव? मुझे सिर्फ वोमिट आई है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ध्रुव उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बड़े ही प्यार से बोला, लेकिन तुम्हें वोमिट आना भी मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं है आभा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हेल्थ के साथ किसी भी तरह की लापरवाही हो। आभा की आंखों में नमी आ गई। उसने जल्दी से कहा, लेकिन कहीं आप वो तो नहीं सोच रहे हैं ना ध्रुव? कहीं ऐसा वैसा कुछ मत सोचिएगा, मैं नहीं चाहती हम दोनों की उम्मीद एक बार फिर से टूटे। उसकी बात पर ध्रुव मुस्कुराया और बोला, अगर टूट भी जाएगी तो हम दोनों हैं ना एक दूसरे को संभालने के लिए, क्या हम एक दूसरे को नहीं संभाल सकते? आभा ने अब कुछ नहीं कहा, वो बस हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही और अब ध्रुव पीछे हट गया था। कुछ ही देर में आभा एक बार फिर से गहरी नींद में जा चुकी थी और ध्रुव इस बात पर और भी ज़्यादा हैरान हो रहा था। बिस्तर पर लेटने के बाद भी जो इंसान एक एक घंटा बेचैन इधर उधर करवट लेता रहे, अगर वो कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में चला जाए तो अजीब तो लगता है। उसने जल्दी से वो ब्लड सैंपल संभाल कर रखा और फिर वहाँ से बाहर की तरफ आ गया। उसे ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकलना था, इसलिए उसने शारदा जी को बता दिया था कि आभा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो उसका ख्याल रखे। शारदा जी भी आभा के लिए परेशान हो गई थी, पर अभी ध्रुव ने उन्हें ब्लड सैंपल वाला कुछ भी नहीं बताया था। आभा और ध्रुव के दिल में तो उम्मीद थी, लेकिन वो शारदा जी को झूठी उम्मीद बिल्कुल नहीं देना चाहता था।
वहीं दूसरी तरफ अंगद स्नेहा को लेकर अपने प्राइवेट विला में आ गया था। उसका लंदन में भी बिजनेस पूरी तरह से सेट था, तो वहाँ पर भी उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी थी। स्नेहा पहली बार वहाँ पर गई थी, इसलिए उसे एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट भी थी। फिलहाल वो दोनों उस विला के अंदर थे और अंगद उसे लेकर रूम में बैठा था, जहाँ पर स्टाफ के नाम पर सिर्फ 2 ही लोग थे। एक गार्ड और दूसरा सफाई वाली, जो पूरे विला की सफाई करने के बाद वहाँ से चली जाती थी। लेकिन अब अंगद ने फ़ोन करके बाकी के स्टाफ को भी अरेंज कर लिया था। वहाँ पर 3 सर्वेंट और आ गई थी, जो उन दोनों के लिए खाना बनाने वाली थी और सब कुछ मैनेज करने वाली थी। स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन हम मेरे कपड़े तो लेकर ही नहीं आए अंगद जी, तो अब मैं यहाँ पर क्या पहनूंगी? अंगद चाहता तो वो स्नेहा के लिए एक कॉल पर ही कपड़े मंगवा सकता था। वहाँ के टॉप डिजाइनर के कपड़े भी स्नेहा के लिए आ सकते थे, लेकिन वो स्नेहा को खुद से शॉपिंग करवाने का सोच रहा था। उसने स्नेहा को बड़े ही प्यार से कहा, क्या हुआ, अगर यहाँ पर तुम्हारे लिए कपड़े नहीं है तो हम यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। और वैसे भी आया तो मैं यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में था, लेकिन अब मेरा कुछ भी काम करने का मूड तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो मैं बस 10-15 दिन तुम्हारे साथ ही। ये बोलते बोलते हुई वो उसके ऊपर झुक रहा था। स्नेहा ने तुरंत उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हम शॉपिंग की बात कर रहे थे अंगद जी, ये आप कहाँ आ रहे हैं? अंगद गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तो वहीं जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। ये बोलते हुए वो उसके लबों की तरफ देख रहा था और स्नेहा का चेहरा अब शर्म से एकदम लाल हो गया था। वो बिस्तर से उठते हुए बोली, लेकिन शॉपिंग पर जाने के लिए भी तो मुझे कपड़े चाहिए होंगे ना अंगद जी, मैंने कल से यही कपड़े पहने हुए हैं। अंगद कुछ सोचते हुए बोला, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शायद 1-2 ड्रेस तो तुम्हें इस विला में मिल ही जाएगी। वो क्या है ना, शादी से पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आता जाता रहता था, तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही स्नेहा की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वो अंगद की दूसरी बीवी थी, इससे पहले उसकी पहली बीवी थी और इतना भी कम नहीं था। अंगद की पहली शादी से पहले भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, ये बात हैरानी वाली तो थी। अंगद ने अब क्लोजेट खोला और उसमें से एक ड्रेस निकाली, जो साफ पता चल रहा था कि नई तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो ड्रेस किसी ने ज़्यादा पहनी भी नहीं थी। मुश्किल से बस 1-2 बार पहनी होगी। स्नेहा ने जैसे ही उस ड्रेस को देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो अंगद के पास आई और बोली, अच्छा तो ये आपकी गर्लफ्रेंड की ड्रेस है? अंगद ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, पर ये मुझे याद नहीं है कि ये कौन सी वाली गर्लफ्रेंड की है। आई मीन शादी से पहले मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड थी ना, तो मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं। स्नेहा ने बड़े ही प्यार से कहा, कोई बात नहीं, अब ये आपकी कौन सी गर्लफ्रेंड की ड्रेस थी ये तो आपको याद नहीं, लेकिन अब ये ड्रेस मैं पहन लूँगी तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि ये किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी ही ड्रेस है। ये बोलते हुए वो उस ड्रेस को देख रही थी। ग्रीन कलर की फुल स्लीव्स और फुल लेंथ ड्रेस, वो काफ़ी खूबसूरत सी ड्रेस थी और उसे देखते हुए स्नेहा की धड़कनें तेज हो रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी वो ड्रेस किसी और की नहीं, तनुश्री की थी। उसने तनुश्री और अंगद की पिक्चर देखी थी, जिसमें तनुश्री ने वही ड्रेस पहनी हुई थी। ये बात अंगद बिल्कुल नहीं जानता था कि स्नेहा ने उन दोनों की पिक्चर्स देखी हुई है। एक दिन यूं ही शारदा जी के साथ बैठी हुई स्नेहा एल्बम देख रही थी, तो उसमें अंगद और तनुश्री के हनीमून की कुछ पिक्चर्स थी। अभी भी अंगद स्नेहा को इसलिए ऐसी वैसी बातों से परेशान कर रहा था, ताकि उसे वो ड्रेस स्नेहा को देते हुए दिल भारी सा महसूस ना हो, क्योंकि तनुश्री की ड्रेस देखकर उसकी आंखों के सामने भी तनुश्री का चेहरा घूमने लगा था। उसे कुछ होने लगा था। स्नेहा ने अब मुस्कुराते हुए कहा, मैं वॉशरूम में जाकर इसे चेंज कर लूँ? अंगद ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। स्नेहा वॉशरूम में चली गई और अंगद वहाँ से बालकनी की तरफ आया। बालकनी में आते ही उसकी तनुश्री के साथ यादें और भी ज़्यादा ताज़ा हो गई थी। वो बालकनी जहाँ बहुत ही खूबसूरत सा झूला लगा हुआ था, उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी और अब उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहाँ बादल एकदम साफ थे। उसी बालकनी में उसने तनुश्री के साथ बहुत खूबसूरत लम्हे बिताए थे। ना जाने कितनी यादें किए थे पूरी ज़िंदगी साथ रहने के।
पूरी ज़िंदगी तनुश्री को प्यार करने के, लेकिन वो वादे कुछ साल भी अपने वजूद पर नहीं रह पाए। उसने ऊपर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम इसलिए मेरी ज़िंदगी से गई ताकि स्नेहा मेरी ज़िंदगी में आ सके, या फिर तुमने ही स्नेहा को मेरी ज़िंदगी में भेजा मुझे दोबारा जीना सिखाने के लिए? मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा तनुश्री, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर स्नेहा, उसके साथ तो मैं अपने प्यार को काउंट भी नहीं कर सकता। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं स्नेहा को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा शब्द मेरे प्यार को नाप ही नहीं सकता। तुम मेरी धड़कन थी, पर तुम्हारे बिना मैं फिर भी जी गया। पर स्नेहा, वो 4 दिन मुझसे दूर रही तो ना जाने कितनी बार मैंने सोचा मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। उसके बिना जीना एकदम मुश्किल हो गया था, पर यकीन था कि वो आएगी, मेरे पास वापस ज़रूर आएगी, और वो आ गई। और अब मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे अलावा कभी किसी को देखूंगा भी नहीं, लेकिन वो वादा टूट गया तनुश्री। मुझे माफ़ कर देना, पर अब तुम्हारा अंगद तुम्हारा नहीं, सिर्फ स्नेहा का है। जैसे ही उसने कहा, अचानक से उसे किसी की बाहें अपने सीने पर महसूस हुई, और वो कोई और नहीं, स्नेहा ही हो सकती थी। अंगद की धड़कनें एकदम से रुक गई। स्नेहा ने अपना चेहरा उसकी पीठ से लगाया और बहुत प्यार भरी आवाज़ में बोली, आप तनुश्री के भी हैं अंगद जी? हाँ, मेरे भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे होने से आप तनुश्री के नहीं। वो आज भी आप में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी भी। आपको याद है, जब हम दोनों की शादी हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं तनुश्री की जगह नहीं लेना चाहती, मैं अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, तो मुझे बस मेरी ही जगह चाहिए। जो जगह तनुश्री की है उस जगह पर आप तनुश्री को ही रखिए। उसकी बातें सुनते हुए अंगद अब उसकी तरफ घूमा। स्नेहा ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, लेकिन खबरदार, अगर हम दोनों के अलावा आपने कभी अपने दिल में किसी और लड़की को जगह दी तो। अंगद ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, सॉरी, अब ये वादा तो मैं तुमसे नहीं कर सकता, क्योंकि बेशक से मेरी लिटिल प्रिंसेस अभी फ़िलहाल हम दोनों के पास नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो वो आएगी, और फिर इस दिल पर पूरी तरह से उसका ही हक होगा। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा उसकी तरफ देखती रह गई। अंगद की बातें सुनकर स्नेहा चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी, और अब अंगद ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बड़े ही प्यार से बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? स्नेहा हैरानी से बोली, आपको अभी भी उम्मीद है कि हमारी लिटिल प्रिंसेस हमारे पास आएगी? अंगद तुरंत बोला, उम्मीद? मुझे तो पूरा यकीन है मेरी जान कि हमारी लिटिल प्रिंसेस हमारे पास आएगी, और वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। एक बार तुम्हारी ये तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस पहले तुम्हारे पेट में आएगी और फिर मेरी बाहों में। उसकी बात पर स्नेहा को शर्म सी भी महसूस हो रही थी और एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी, जो तकलीफ और खुशी दोनों से मिली जुली थी। अंगद ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा और बोला, अगर कोई इंसान एग्ज़ाम दे रहा है तो ज़रूरी तो नहीं कि पहली बार में भी वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। कई बार होता है कि हमें किसी चीज़ के लिए दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये बस हमारे एग्ज़ाम समझ लो स्नेहा, लेकिन एक दिन हमारे ये एग्ज़ाम क्लियर भी होंगे और हमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। बस हमें हार्ड वर्क करते रहना है, और उसकी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम पर मैं इतना हार्ड वर्क करूँगा कि हमारी लिटिल प्रिंसेस बहुत जल्दी आएगी। उसकी बात पर अब स्नेहा हंसी और बोली, बस बस बस, बहुत हुआ। आपको तो बस मुझसे फ्लर्ट करने का बहाना चाहिए होता है, मुझसे रोमांस करने का एक भी बहाना नहीं छोड़ते हो। अंगद जल्दी से बोला, और अब तो हम हनीमून पर आए हुए हैं, अब तो ताबड़तोड़ रोमांस होगा। स्नेहा की बोलती एक बार फिर से बंद हो गई थी। अंगद ने अब उसे हल्का सा घुमाया और फिर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। अब अंगद के हाथ उसके पेट पर थे, और अपने दूसरे हाथ से उसने स्नेहा के बालों को उसकी गर्दन पर से हटाया और फिर उसकी गर्दन को हल्का हल्का चूमने लगा। स्नेहा की गोरी गर्दन पर जैसे ही उसने अपने होठ रखे, स्नेहा ने भी हल्की सी आह भरी। अंगद जल्दी से बोला, मेरा तो मन अभी से तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का कर रहा है बेबी। स्नेहा तुरंत वापस उसकी तरफ घूमी और बोली, लेकिन पहले मुझे शॉपिंग करनी है, मैं ज़्यादा देर इस ड्रेस में नहीं रह सकती अंगद जी, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ और मेरा पीरियड टाइम भी है। तो
अंगद ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, ओ गॉड, वो तो मैं भूल ही गया। बट डोंट वरी, मैं अभी सब अरेंज करता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर आया और उसने सर्वेंट को वो सारा सामान अरेंज करवाने के लिए कहा, क्योंकि शॉपिंग से पहले तो उन्हें वही सब सामान चाहिए था। 10 मिनट में ही वो सारा सामान स्नेहा के लिए वहाँ पर आ चुका था। और अब एक बार फिर स्नेहा वॉशरूम में गई। अंगद भी शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी हुआ और फिर वो दोनों बाहर की तरफ आए, जहाँ पर सर्वेंट ने उन दोनों के लिए खाना बना दिया था। लेकिन अंगद ने ये बोलकर मना कर दिया कि वो लोग बाहर ही खाएंगे। स्नेहा के साथ अब वो मार्केट के लिए निकल चुका था। कुछ ही देर बाद वो लोग लंदन की गलियों में घूम रहे थे और स्नेहा अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। वहाँ पर बड़े बड़े मॉल थे और शॉपिंग सेंटर्स टाइप भी बने हुए थे और इतने बड़े शोरूम देखकर तो स्नेहा को बहुत अजीब लग रहा था। वहाँ पर हर एक ड्रेस काफ़ी महंगी थी। वो जानती थी कि अंगद को पैसों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फालतू खर्च करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए वो हर एक ड्रेस को सोच समझ कर ले रही थी। लेकिन अंगद अपनी मर्जी से ही सब कुछ सेलेक्ट कर रहा था और अब अंगद ने अपनी मर्जी चलाना शुरू किया तो स्नेहा तो कुछ बोल भी नहीं पाई। वो तो बस अब चुपचाप अंगद को देख रही थी, जो बहुत परफेक्ट वे में जानता था कि स्नेहा का साइज क्या है, उसे कैसी चीज़ें पसंद है और कैसी नहीं। तकरीबन 2 घंटे की शॉपिंग के बाद वो लोग अब एक लग्जीरियस रेस्टोरेंट में आए और खाना खाने लगे। उनके सारे 100 पर्स उनकी गाड़ी में रखे हुए थे और अब अंगद स्नेहा के लिए इंडियन फूड ही ऑर्डर कर रहा था, जो बिल्कुल लाइट हो, जिसमें बिल्कुल भी मसाले ना हो, क्योंकि अभी उसकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी और अपने लिए उसने इटालियन ऑर्डर किया था। लगभग से 1 घंटे में उन लोगों का खाना खत्म हुआ और अब वो लोग वापस अपने विला में आ गए थे। जैसे ही वो लोग विला में वापस आए और अंदर अपने रूम में, स्नेहा धीमे कदमों से अंगद के पास आई और फिर उसकी चेस्ट पर अपनी उंगलियां रखकर बड़ी ही मासूमियत भरी आवाज़ में बोली, हम लोग वापस इंडिया चले क्या अंगद जी? उसकी बात पर अंगद ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? अभी तो हमें यहाँ आए हुए पूरी तरह से 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम अभी से वापस जाने की बात करने लगी। बीबी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? स्नेहा हल्का सा मुँह बनाते हुए बोली, आपने मुझे सारी ड्रेस छोटी छोटी लेकर दी है, भला उन्हें मैं कैसे पहनूंगी? इससे अच्छा तो मैं इंडिया में रहूं। कम से कम वहाँ पर मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ तो हैं जो मैं पहन सकती हूँ, और अगर साड़ी पहनने का मन ना हो तो सूट भी है, लेकिन ये सारी ड्रेस मुझसे नहीं पहनी जाएगी। उसकी बात पर अंगद हंसा। जब वो स्नेहा के लिए शॉपिंग कर रहा था तो उस वक्त स्नेहा का मुंह बना हुआ था, जिससे अंगद को अंदाज़ा हो गया था कि उसे वो सारी ड्रेस पसंद नहीं आ रही। लेकिन वो सच में स्नेहा को उन सभी ड्रेस में देखना चाहता था। और फिर स्नेहा एक बार फिर से बोली, और वो नाइटी जो आपने मेरे लिए ली है, वो मैं यहाँ पर नहीं पहनूंगी। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। जब अंगद एक बार फिर से हंसा और उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, लेकिन वो नाइटी तो अब तुम यहाँ पर सिर्फ रूम में नहीं बल्कि बाहर भी पहनने वाली हो बीबी। जब सर्वेंट चले जाएंगे तो मैं तुम्हें इस घर के हर एक कोने में लेकर जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हारे साथ अपनी फैंटेसी पूरी करूंगा। उसकी बात पर स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोले, अब तो मुझे पक्का इंडिया जाना है। अंगद भी तुरंत बोला, और अब तो मैं तुम्हें पक्का इंडिया नहीं लेकर जाऊंगा। स्नेहा बड़ी सी क्यूटनेस के साथ बोली, आप तो मेरे अच्छे पति हो ना, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? अंगद भी झट से बोला, और तुम भी तो मेरी अच्छी पत्नी हो ना, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ये बोलकर वो जाकर बिस्तर की दूसरी तरफ बैठ गई थी और अब अंगद तुरंत उसकी तरफ घूमा और अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसने स्नेहा को सीधा अपने ऊपर खींच लिया। स्नेहा उसके सीने पर गिरी और उसके बाल अब अंगद और उसके चेहरे को छुपा चुके थे। अंगद ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और बोला, मुझे ना ज़्यादा परेशान मत करो बीबी, वरना मैं तुम्हारी तबीयत खराब मैं भी नहीं रुकूंगा। उसकी बात पर स्नेहा हैरान रह गई। अंगद जल्दी से बोला, मुझे पता है तुम्हें लग रहा है कि मैं ज़्यादा वाइल्ड हो जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है। मेरी फैंटेसी का सुनकर तुम थोड़ा डर गई हो, लेकिन आई प्रॉमिस, बेशक से मैं अपनी फैंटेसी पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें प्यार भी तो करूंगा ना। ये बोलते हुए अब उसने स्नेहा के बालों को हल्का सा जूड़ा बना दिया था। उसकी बात पर स्नेहा अब एक बार फिर से खामोश हो गई थी और अंगद ने अब उसे अपने ऊपर से हटाकर नीचे बिस्तर पर लिटाया
और फिर उसकी गर्दन को चूमने लगा। स्नेहा उसके छूने भर से ही सिहरने लगती थी और अंगद भी उसकी गर्दन को शिद्दत से चूमता चला जा रहा था। और स्नेहा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। कितने दिनों बाद वो अंगद के प्यार को महसूस कर रही थी। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। अंगद ने स्नेहा को हल्का सा किस किया ही था कि अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अब अपने फ़ोन की तरफ देखा जहां पर ध्रुव के नंबर से कॉल आ रहा था। वो हल्का सा मुंह बनाते हुए बोला, एक तो मेरी बीवी मुझे अपने साथ रोमांस करने नहीं देती और अगर वो इजाज़त दे भी दे तो कोई और भी डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। स्नेहा उसे घूरते हुए बोली, चुपचाप ध्रुव भैया का कॉल उठाइए। अंगद एक बार फिर से मुंह बनाकर बोला, हाँ उठा ही रहा हूँ। ये बोलते हुए उसने कॉल रिसीव किया और फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया। सामने से आभा की चहकती हुई आवाज़ आई, कैसी है मेरी देवरानी। स्नेहा के होठों पर मुस्कुराहट थी। आभा ने अंगद के बारे में तो पूछा ही नहीं, उसने सीधा स्नेहा के बारे में ही पूछा। इस बात पर उसे अंगद के लिए हंसी आ रही थी। अंगद अब मुस्कुराते हुए बोला, बहुत शैतान है पर खूबसूरत भी उतनी ही है। उसकी बातों पर आभा हंसते हुए बोली, बस बस मैंने उसकी तबीयत के बारे में पूछा है और तुम जवाब किसी और ही तरीके में दे रहे हो। अंगद हंसकर बोला, तबीयत तो उसकी एकदम अच्छी है, बस यूं ही नखरे दिखाती रहती है। आभा एक बार फिर से हंसकर बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम मेरी देवरानी से ही बात करवाओ, उसे एक बात कहनी है। स्नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा था और अब अंगद ने फ़ोन स्नेहा के थोड़े करीब कर दिया था। इस वक्त स्नेहा शर्म से लाल हो रही थी और आभा की तरफ से आवाज़ आई, जिस हिसाब से मुझे तुम्हारी हंसी की आवाज़ आ रही है ना स्नेहा, मैं जानती हूँ फ़ोन पक्का स्पीकर पर होगा। स्नेहा की हंसी अब थोड़ी तेज हो गई थी। आभा भी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है तुम हंसती रहो, मुझे तो बस तुमसे एक बात कहनी है। जब तुम वापस मुंबई आओगी तो अपनी भतीजी या भतीजा के लिए कुछ लेकर आना, यूं ही खाली हाथ मत चली आना। वैसे तो जानती हूँ अभी 9 महीने हैं, लेकिन तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो। एक तो उसे बहुत सारे गिफ्ट देने की और दूसरा मुझे संभालने की, क्योंकि इस बार मैं सच में तुम्हें जेठानियों वाले नखरे दिखाने वाली हूँ। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा की हंसी एकदम से गायब हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंगद को भी यकीन नहीं आ रहा था उन बातों पर जो वो आभा के मुंह से सुन रहा था। और स्नेहा अब कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये आप क्या क्या बोल रही हैं आभा भाभी। आभा मुस्कुराते हुए ही बोली, तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई क्या स्नेहा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देती हूँ। बहुत जल्दी तुम चाची बनने वाली हो तो अपनी चाची वाली जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना। मुझे और बेबी दोनों को तुम्हें बहुत पैम्पर करना पड़ेगा। उसकी बातों पर अब स्नेहा रोते रोते हंसने भी लगी थी। वो फ़ोन को कसकर अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। मैं अभी घर पर वापस आ रही हूँ, आप बस मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। उसकी बात पर आभा तुरंत बोली, अरे अरे इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी 9 महीने लगेंगे तो तुम आराम से अपना हनीमून सेलिब्रेट करो। कुछ भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो खुशी आज मेरे हिस्से आई है ना स्नेहा, वो बहुत जल्दी तुम्हारे हिस्से भी आएगी। देखना अब सब अच्छा होगा। उसकी बातों पर स्नेहा रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता भाभी मेरे हिस्से ये खुशी आएगी या नहीं, लेकिन इस बार आपकी खुशियों को मैं किसी की नज़र नहीं लगने दूंगी। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी भाभी, बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखूंगी। इस बार भगवान आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, आपको आपकी खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी और बहुत अच्छे से मिलेंगी। आभा मुस्कुराते हुए ही बोली, जब तुम सबका प्यार मेरे साथ है तो मुझे मेरी खुशियाँ क्यों नहीं मिलेंगी स्नेहा। अब बस इन खुशियों में तुम्हारे शामिल होने का इंतज़ार है। जल्दी से अंगद के साथ अच्छा हनीमून सेलिब्रेट करो, उसके साथ प्यार भरे लम्हे बिताओ, उसे भी वो प्यार दो जो वो डिज़र्व करता है। क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो गलती तो तुमने की है, मेरे देवर का दिल दुखाया है तुमने। अब उसे इतना ही खुश भी रखना, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। पहले वो बिजनेस पगलू था और अब वो स्नेहा पगलू हो गया है। उसकी बात पर स्नेहा अंगद की तरफ देखने लगी थी और अंगद अपना चेहरा इधर उधर घुमा रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी और होठों पर मुस्कुराहट। स्नेहा फ़ोन पर बोली,
अब मैं फ़ोन रखती हूँ भाभी, आपसे जल्दी ही बात करूँगी। आभा ने बाय कहा और स्नेहा ने भी अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आभा की आंखों में भी नमी थी और अब ध्रुव ने उसे अपनी बाहों में लिया। आभा मुस्कुराते हुए बोली, स्नेहा की आवाज़ से पता चल रहा था ध्रुव वो कितनी खुश है। उसकी अपनी प्रेगनेंसी का तो पता नहीं, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी का सुनकर ही उसकी आधी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई होंगी। उसे सच में बहुत खुशी हो रही होगी, एक राहत मिल रही होगी। ध्रुव ने उसके गालों पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर तुम्हारी जगह स्नेहा प्रेग्नेंट होती तो तुम्हें भी तो इतनी ही खुशी होती ना स्नेहा का आभा, तो उसे खूबसूरत सा तुम्हारे लिए चेहरा खुशी उसके क्यों सीने नहीं पर होगी। टिका हुआ था और बहुत उसे प्यारी है देखते हुए स्नेहा, अंगद के होठों और पर जितना प्यार मुस्कुराहट तुमने थी। उसे दिया अब है उसने उसके भी बाद अपनी तो वो आंखें खुद बंद से कर भी ली ज़्यादा और बढ़कर लगभग से तुम्हारा 3 घंटे सोचती यूं है। ही बीत गए। आभा हंसकर 3 बोली, घंटे बाद मैंने उसे स्नेहा की कहाँ प्यार आंखें दिया खुली है, और वो वो है ही हैरानी इतनी से अंगद प्यारी की कि तरफ कोई उसे देखने प्यार लगी। देने से खुद को जैसे रोक ही ही नहीं उसे वो सकता। सारी बातें याद आपको आई पता जो है उसने ध्रुव, नींद कुछ में लोगों जाने के से लिए पहले अंगद प्रेगनेंसी से माँ की थी। बनना, बच्चे को वो सब संभालना याद करते हुए सिर्फ उसके नॉर्मल होठों सी पर बातें हल्की हैं सी जो ना भी मुस्कुराहट होंगी आ तो गई। उन्हें कोई इफेक्ट उसने नहीं अंगद के पड़ता, गाल पर अपना लेकिन कुछ हाथ औरतों रखा। के लिए अंगद ने ये चीज़ तुरंत बहुत अपनी बड़ी आंखें होती खोली है। और वो अपने स्नेहा की आप को तरफ माँ बनते देखने हुए लगा। देखना चाहती स्नेहा हैं, उसे और देखते जब हुए तक वो बोली, माँ नहीं आई एम बनती ना सॉरी तब तक अंगद उन्हें जी। अधूरा सा अंगद फील झट से होता बोला, है। ऐसा खबरदार अगर लगता है तुमने कि एक फालतू की औरत एक बकवास बच्चे की को तो जन्म मैं तो देती सोच है, रहा लेकिन था कि ऐसा कब नहीं तुम होता, नींद से बल्कि एक उठोगी बच्चा और एक मैं औरत तुमसे को प्यार पूरा भरी करता बातें है, करूंगा उसे एक और दूसरा तुम जन्म होगी देता जागते है। ही ये उसकी फालतू की बातों पर बकवास ध्रुव को करने अब लगी। उस पर और भी स्नेहा की ज़्यादा आंखों प्यार में आ अब रहा नमी था। तैरने लगी। वो तभी जल्दी शारदा से जी ने बोली, हल्का सा मुझे दरवाज़ा बहुत नॉक बुरा लग किया। रहा है उन अंगद दोनों जी। ने अंगद दरवाजे ने की अब तरफ उसके गाल देखा। पर शारदा अपना जी हाथ खुद से रखा आभा और के लिए बोला, जूस क्यों? लेकर आई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो हॉस्पिटल से आए थे। ध्रुव ने जब आभा का ब्लड सैंपल लिया था तो उसने टेस्ट करवा लिया था जिसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी, लेकिन उसे आभा का पूरा टेस्ट करवाना था ताकि कल को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। आभा ने मुस्कुराते हुए शारदा जी की तरफ देखा और बोली, मैंने अभी अभी स्नेहा को फ़ोन किया था बड़ी माँ। शारदा जी हंसकर बोली, वो तो मैं जानती ही थी। तुम जब तक स्नेहा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता नहीं दोगी तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। तो क्या कहा तुम्हारी देवरानी ने? आभा एक बार फिर से मुस्कुरा कर ही बोली, वो बहुत खुश थी बड़ी माँ। शारदा जी ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, और वो खुश क्यों नहीं होगी? तुमने उसे इतनी बड़ी खुशी दी है तो खुश तो उसे होना ही होगा। देखना जब वो वापस आएगी ना तो कैसे तुम्हारा ख्याल रखेगी। आभा कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अगर कुछ दिनों में स्नेहा भी प्रेग्नेंट हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना बड़ी माँ। पहले भी हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट थी और अब भी अगर हम दोनों की प्रेगनेंसी एक साथ होगी तो मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। शारदा जी उसकी बातों पर मुस्कुराई और फिर उसे जूस पीने के लिए बोलकर वहाँ से चली गई। ध्रुव आभा को अब अपने हाथों से जूस पिला रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा ने अंगद का चेहरा अपने हाथों में थमा हुआ था और उसके गालों को चूम रही थी। वो फिलहाल अंगद को पैम्पर कर रही थी और अब उसके माथे को चूमने के बाद वो उसके लबों की तरफ आई। अंगद के लब उसके लबों को छूने के लिए बेताब हो रहे थे, लेकिन अचानक से ही स्नेहा पीछे हट गई और बोली, मुझे भूख लगी है। अंगद जो सोच रहा था कि अब स्नेहा उसे किस करेगी, वो एकदम हैरान रह गया। वो उसे देखते हुए बोला, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बाहर खाना खाया है। स्नेहा तुरंत बोली, लेकिन वो खाना मुझे पसंद नहीं आया था इसलिए मैंने पेट भरकर नहीं खाया। अब मुझे दोबारा भूख लगी है। अंगद जल्दी से बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें भूख लगी है या फिर तुम मुझे परेशान कर रही हो। यहाँ पर मेरा तुम्हें खाने का मन कर रहा है और तुम हो कि खाने की बात कर रही हो। तुम्हें खाना अब बाद में मिलेगा तो मैं अपनी भूख पूरी करूँगा। ये बोलते हुए अब उसने एक बार फिर से स्नेहा की गर्दन पर अपना हाथ रख दिया था और अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगा था। अब वो खुश ने स्नेहा की तरफ झुकने लगा, लेकिन वो उसके लबों को छूता उससे पहले ही अब स्नेहा अपने बिस्तर से उठते हुए दूसरी तरफ भाग गई और बोली, मुझे सच में भूख लगी है, मैं चली कुछ स्पेशल खाने। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चली गई और अंगद उसे जाते हुए देखता रह गया। अब उसने एक गहरी सांस ली और बड़ी ही दिलकश आवाज़ में बोला, उफ, मेरी बीबी सच में बहुत तड़पाती है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा बाहर आई और उसने यूं ही सर्वेंट को कुछ भी बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन वो खुद एक जगह पर बैठी थी और उसके कानों में आभा की कही हुई बातें गूंज रही थी। उसने सच में गलती तो की थी, अंगद को बेवजह परेशान किया था।
यूं ही उससे नाराज़ होकर बैठ गई थी, जबकि नाराज़ होने की तो कोई बात ही नहीं थी। और अब वो अंगद की शिकायतों को दूर करना चाहती थी। वो सच में उसे स्पेशल फ़ील करवाना चाहती थी। उसे पूरी तरह से खुश करना चाहती थी और अब वो उसके लिए क्या स्पेशल करे, फ़िलहाल यही सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। और तभी उसकी नज़र सामने टेबल के पास खड़ी सर्वेंट पर गई, जो टेबल को क्लीन कर रही थी। वो खुद तो यहाँ किसी को जानती नहीं थी, लेकिन वो सर्वेंट ही अब स्नेहा की हेल्प कर सकती थी। स्नेहा ने अब उस सर्वेंट को अपनी तरफ बुलाया। वो सर्वेंट जैसे ही उसके पास आई, स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो सर्वेंट आगे से कोई जवाब देती उससे पहले ही अंगद रूम से बाहर आया और जैसे ही स्नेहा ने अंगद की तरफ देखा, वो एकदम से चुप हो गई और उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, एक्चुअली मुझे एक गिलास पानी चाहिए। अब वो सर्वेंट थोड़ा हैरान हो रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्नेहा एकदम ही अपनी बात से पलट गई हो। वो सर्वेंट फिलहाल कुछ नहीं बोली और चुपचाप स्नेहा के लिए पानी लेने किचन में चली गई। और अब अंगद स्नेहा के पास आया और आकर सोफे पर बैठ गया। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बीबी? स्नेहा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अभी तो फिलहाल वो कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं रही थी और इतने में ही अंगद को उस पर शक हो गया था। सच में अंगद उसका चेहरा भी पढ़ सकता था। वहीं अंगद ने अब उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब किया और अंगद हल्का सा अपने लोअर लिप अंदर की तरफ दबाकर बोला, क्यों तुम खुद को भी परेशान कर रही हो और साथ साथ मुझे भी? तुम्हें पता है मेरा कितना मन कर रहा है तुम्हें प्यार करने का, और तुम हो कि मुझे अभी भी तड़पा रही हो। एक तो वैसे ही पिछले 6-7 दिन तुम मुझसे दूर रही हो, सिर्फ मैं ही जानता हूँ मैं कितना तड़प रहा था तुम्हारे लिए, कितना मिस किया मैंने तुमको। लेकिन तुम्हें तो अभी भी मुझ पर तरस नहीं आ रहा। स्नेहा जल्दी से बोली, बस बस अब चुप हो जाइए आप, मैंने पहले ही कहा है आपसे कि मुझे भूख लगी है। अंगद झट से बोला, लेकिन बाहर आकर तो तुम पानी मांग रही हो जान, तो पहले तुम डिसाइड कर लो कि आखिर तुम्हें भूख लगी है या फिर प्यास। स्नेहा के होश उड़ गए थे, वो जल्दी से बोली, दोनों। अंगद हंसा और बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे जितना तड़पाना है तड़पा लो बीबी, एक बार खाना हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ। उसकी धमकी सुनते हुए स्नेहा का गला सूख रहा था। अंगद ने अब सर्वेंट की तरफ देखा, जो एक तो स्नेहा के लिए पानी लेकर आ रही थी और दूसरी उन दोनों के लिए खाना लगा रही थी। वैसे भी जब रात हो चुकी थी तो अब उन दोनों को खाना ही खाने था। पानी पीने के बाद स्नेहा अंगद के साथ डाइनिंग टेबल पर आई। अंगद ने वहाँ पर भी स्नेहा के लिए इंडियन फूड ही बनवाया था और अपने लिए इंडियन और इटालियन दोनों। अब वो दोनों अच्छे से अपना डिनर कर रहे थे, तभी संगम की वीडियो कॉल आई। अंगद ने अपना फ़ोन ऑन करके सामने टेबल पर लगा दिया था और खाना खाते हुए ही संगम से वीडियो कॉल कर रहा था। संगम स्नेहा की तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में बोला, ये तो गलत बात है ना स्नेहा माँ, पहले आप डैड से नाराज़ थी तो मेरे साथ रह रही थी, अब आपका डैड से दोबारा पैचअप हो गया तो आप मुझे तो भूल ही गई, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँ? उसकी बात पर स्नेहा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो संगम से क्या ही कहे। अंगद जल्दी से बोला, अब तुम अपने बेटे को जवाब दो, ये तो सच में गलत बात है संगम, कभी तुम्हारी माँ मुझे छोड़ देती है तो कभी तुम्हें छोड़ देती हैं। सच में तुम्हारी माँ की ना क्लास लेनी पड़ेगी। स्नेहा उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, संगम मुझे स्नेहा माँ कहता है अंगद जी, माँ नहीं। अंगद भी एकदम नॉर्मल होकर बोला, तो कब तक वो तुम्हें स्नेहा माँ कहकर बुलाएगा? एक दिन माँ तो कहना पड़ेगा ना, माँ ही तो हो तुम। उसकी बात पर स्नेहा की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई थी। अंगद की बातें संगम भी सुन रहा था। संगम जल्दी से बोला, नहीं डैड, मैं स्नेहा माँ को माँ नहीं कहूँगा, माँ थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन स्नेहा माँ बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेरी माँ दुनिया की सबसे डिफरेंट माँ है। स्नेहा माँ मुझे बोलना भी अच्छा लगता है और फीलिंग भी अच्छी आती है, माँ तो नॉर्मल सा लगता है। उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुराई। संगम कहाँ भी इन सब बातों को समझता था। अंगद ने अब नीचे से स्नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, तुम उसकी माँ हो, बेशक से वो स्नेहा माँ कहे या फिर माँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम उसकी माँ हो और मैं उसका बाप। स्नेहा उसे मुस्कुराते हुए ही देख रही थी। अब संगम एक बार फिर से बोला,
अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप दोनों से नाराज़ नहीं होने वाला। आप दोनों अच्छे से एन्जॉय करके आना, मैं आपका वेट करूँगा, पर जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई लव यू डैड एंड आई लव यू स्नेहा माँ। अंगद और स्नेहा दोनों एक साथ बोले। लव यू टू बेटा। संगम ने अब तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंगद अपने हाथों से ही स्नेहा को खाना खिला रहा था। स्नेहा उसे देखते हुए बोली, आपको पता है संगम से माँ सुनना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन जितने प्यार से वो स्नेहा माँ कहता है ना, वो सच में एक अलग ही सुकून देता है। अंगद तुरंत बोला, और तुम उसके बाप को सुकून कब देने वाली हो? स्नेहा उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। अंगद को तो अब और कोई बात ही नहीं आ रही थी, वो बस एक ही बात के पीछे पड़ चुका था और अब स्नेहा को सच में उसकी तड़प बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। कैसे ही अंगद उसके लिए नहीं तड़पता, जिस स्नेहा को वो एक दिन भी नहीं छोड़ता था, उसे 6-7 दिनों तक मित्तल मेंशन में अपनी नज़रों से दूर छोड़ने की जो तड़प थी और जो बेचैनी इन दिनों उसने झेली थी, ऐसे में इतने दिन स्नेहा से दूर रहना उसके लिए सच में काफ़ी मुश्किल था। अब अंगद ने स्नेहा को खाना भी खिला दिया था और वो उसके साथ रूम में जा ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जहां आशुतोष का कॉल आ रहा था। अंगद ने सारा काम उस पर छोड़ दिया था और फिलहाल अंगद का काम इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि आशुतोष भी वो सब संभाल नहीं पा रहा था। इसलिए उसने इमरजेंसी में ही अंगद को कॉल किया। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप आशुतोष से बात कर लीजिए, तब तक मैं रूम में आराम करती हूँ। अंगद जल्दी से बोला, लेकिन सो मत जाना। स्नेहा हंसी और रूम की तरफ बढ़ गई। अंगद ने आशुतोष का कॉल रिसीव किया और उससे बात करते हुए इधर उधर टहलने लगा और कब आशुतोष से बात करते हुए ही वो बाहर गार्डन एरिया में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। तकरीबन 15 मिनट बाद अंगद को रियलाइज हुआ कि उसने स्नेहा को वेट करने के लिए कहा था। आशुतोष इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कर रहा था, लेकिन वो जल्दी से बोला, अरे अरे मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, और ख़बरदार अगर तुमने अब कल से पहले मुझे कॉल भी किया तो एक तो बता कर आया हूँ कि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन फिर भी तुम हो कि मानते ही नहीं। यह बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। आशुतोष अपने फ़ोन की तरफ देखता रह गया। वो लोग सच में बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब अंगद ने बीच में ही कॉल काट दिया था। उसके पास अपना फ़ोन देखने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था और अंगद अब जल्दी से भागते हुए अंदर की तरफ आया। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचा, दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए थे, क्योंकि स्नेहा बेड पर बैठे बैठे ही सो गई थी। वो बिस्तर पर लेटी भी नहीं थी, ये सोचकर कि उसका सरप्राइज तो कोई बात नहीं, वो बाद में भी अंगद को दे सकती है, लेकिन अब वो अंगद को और ज़्यादा नहीं तड़ पाएगी। आज रात वो उसे अच्छे से खुद को प्यार करने देगी, लेकिन वो कब बैठे बैठे सो गई उसे खुद पता नहीं चला और अब उसे देखते हुए अंगद बस दरवाजे पर खड़ा रह गया था। धीमे धीमे कदमों से वो अंदर की तरफ आया। उसके लिए स्नेहा को प्यार करना फिलहाल उसके डिजायर से ज़्यादा उसकी ज़रूरत बन चुका था, लेकिन स्नेहा का आराम करना भी उसके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसने अच्छे से उसे बिस्तर पर लिटाया। स्नेहा नींद में हल्का सा कसमसाई और धीमी सी आवाज़ में बोली, अंगद जी। अंगद ने उसके चेहरे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, तुम्हारे पास ही हैं तुम्हारे अंगद जी, बस कपड़े उतारने दो, फिर तुम्हें अपनी बाहों में भरता हूँ। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गया। अगले ही पल उसने अब अपने कपड़े उतारे और फिर स्नेहा की बगल में आकर लेट गया। स्नेहा तुरंत उसकी बाहों में आ गई थी। इस वक्त वो काफ़ी गहरी नींद में थी। रात को ट्रैवल करने की वजह से और पूरा दिन शॉपिंग की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और अब अंगद कभी उसके चेहरे को देख रहा था तो कभी उसके गालों को चूम रहा था। उसे इस वक्त सच में स्नेहा पर बहुत प्यार आ रहा था और तकरीबन 15-20 मिनट यूं ही स्नेहा को देखने के बाद वो भी गहरी नींद में चला गया था। आज कई दिनों बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कल का पार्ट अगर आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।